बड़ी बिल एफसीआरए समेत कई अहम बिल जो है वो पेश हो सकते हैं। आज भी विपक्ष के हंगामे के पुरजोर तरीके से आसार नजर आ रहे हैं। तो कई ऐसे मसले हैं जिन पर विपक्ष हमलावर हो सकता है। ऐसे में सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है सुचारू रूप से संसद की कार्यवाही को चलने देना। हालांकि विपक्ष का अगर जिक्र करें तो विपक्ष और कोशिश करेगा कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। हमने देखा संसद परिसर में भी किस तरीके से विपक्षी सांसद जो हैं वो मौजूद थे और वहां पर लगातार हंगामा कर रहे थे। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि आज महत्वपूर्ण दिन है, कई बड़े बिल जो है वो आज पेश हो सकते हैं। आज भी हंगामा भी हो सकता है। अगर हम पहले मुद्दे का जिक्र करते हैं तो पप्पू यादव पर कथित हमले की कोशिश का मामला आज संसद में उठता हुआ नजर आ सकता है। दूसरे मसले का जिक्र करें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, जिस पर लगातार विपक्ष सरकार से मांग कर रहा है जवाब की, हंगामा हो रहा है। और तीसरा जो मसला है वो है गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग। इसके अलावा चौथा मसला राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। पांचवा मुद्दा परिसीमन को लेकर राहुल का बयान। तो ये तमाम वो बड़े मसले हैं जिस पर चर्चा जो है आज हो सकती है। इन सबके बीच हंगामा जो है वो कहीं ना कहीं गहरा सकता है। लगातार यही देखते आ रहे हैं कि संसद का मॉनसून सत्र किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। अब आज क्या स्थिति रहने वाली है, आज क्या तस्वीर रहने वाली है, देखना होगा। पप्पू यादव जिस तरीके से संसद पहुंचे और परिसर में उन्होंने भगवा भेष धारण करके जिस तरीके से उन्होंने उनके मुताबिक वो कहीं ना कहीं राम मंदिर दान चोरी का जो मसला था इसे लेकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। लेकिन इस मसले ने कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पप्पू यादव और साथ साथ राहुल गांधी के खिलाफ लोगों में गुस्सा भर दिया, या फिर कहें कि संत समाज जो है वो नाराज नजर आया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। मृगेंद्र चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश पाठक भी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। पहले मृगेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। मृगेंद्र जी, क्या उम्मीद करें? संसद का सत्र चल रहा है और नए हफ्ते की शुरुआत, क्या स्थिति बदलेंगे या फिर वो हंगामे की जो तस्वीर हम देख रहे थे लगातार इतने दिनों से वही नजर आने वाली है? ये कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ठीक है, इनका एक ही लक्ष्य है यूपी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कि जो है एक दंगा फसाद कराए रखना, मुद्दों को उठाए रखना, पर उनका कोई सोल्यूशन ना देना। आपने देखा बिल पास हुआ है, ठीक है, इन्होंने कोई सजेशन नहीं दिया। भाई अगर इनको स्टूडेंट्स की इतनी ही चिंता थी, ठीक है, ये इनके लीडर बने हुए थे कि हम इनके मुद्दे उठा रहे हैं, इनके हक में लड़ रहे हैं, तो इन्होंने ना तो कोई वहां पे अच्छी सजेशन दी कि भाई कोई टेक्निकल आप उसमें बदलाव कर सकते हैं या फिर आप कोई सिक्योरिटी के लिए ये मेजर ले सकते हैं। संसद किस लिए होती है? संसद होती है डिबेट के लिए। वहां पर आप कानून पास करते हो, अगर आप कानून का विरोध करते हो तो आप वहां पर फैक्ट्स देते हो, आप तर्क देते हो, ठीक है। अगर आप समर्थन में हो तब भी आप थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन की बात करते हो। तो इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, ठीक है। ये जो कैंपेन इनकी चली थी जंतर मंतर पे, ये भी पूरी तरह फैब्रिकेटेड थी। इसमें जो आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के जो इनके पेड़ गुंडे थे ना, उन्होंने हंगामा मचाया हुआ था। इनका लक्ष्य था कि माहौल खराब करें, दिल्ली में आगजनी हो जाए, दिल्ली में दंगे हो जाए और सरकार की ये जो इमेज खराब होगी तो हमें इसका जो माइलेज मिलेगा इलेक्शन में, इनको जनता की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो वो इनका जो है मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। तो अब इनको लगता है कि भाई देखिए, वैसे तो जो पेपर लीक हुआ है, ऑफिशियल्स ने गलती करी थी, उन पे सरकार ने एक्शन ले भी लिया था। अगर सरकार एक्शन ना लेती तब हम मानते कि भाई आप प्रदर्शन के लिए बैठ गए, सरकार ने एक्शन लिया, आप मंत्री को प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है। चलो मंत्री जी ने भी एक नैतिक तौर पर जो है जनता के, देखिए जनता तो जनार्दन है, जनता भगवान है, उसके कहने पर सरकार को सब कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है। मृगेंद्र जी, इसे लेकर भी सवाल उठे हैं कि इस्तीफा देने की टाइमिंग क्या थी, इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया गया? हमारे साथ सर्वेश पाठक भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर्वेश जी, आपका भी स्वागत है। आवाज मिल रही है सर आपको मेरी? हेलो हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी, परफेक्टली फाइन। सर्वेश जी, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। अब ये आरोप लग रहे हैं विपक्ष पर कि चूंकि मुद्दा नहीं है कोई, इसलिए सिर्फ हंगामा जो है वो किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। आपको आज क्या तस्वीर नजर आ रही है? आज भी हंगामे के आसार? देखिए, विपक्ष एक उदंड विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है और आज से नहीं कर रहा। आप देखिएगा तो जब 2014 से 19 वाला टर्म था तो ठीक ठाक चला था। 19 से 24 के टर्म में भी इन्होंने यही उदंडता अपनाई है।
टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। आप देखिए, आप एक चीज पे हंगामा कर सकते हो, सरकार को घेरना आपका वो है, मतलब अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन इस तरीके से हर चीज में हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ा देना ये कहीं से जायज नहीं है। जब एलओपी को एड्रेस करने के लिए समय दिया जाता है तो नौटंकी करता है, लेकिन इस तरीके से हर चीज में हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ा देना ये कहीं से जायज नहीं है। जब एलओपी को एड्रेस करने के लिए समय दिया जाता है तो नौटंकी करता है, खुद जो माइक होता है उसको ऑफ कर देता है और सारी जनता देख रही है कि हाथ नीचे ले जाके ऑफ कर दिया है, फिर चिल्लाता है कि माइक ऑफ कर दिया। तो ये केवल और केवल उदंडता अपना रहे हैं एलओपी और बाकी के इंडिया अलायंस के गठबंधन। आप मुझे दिखा दीजिए कि एक भी बिल पे ये सार्थक बहस किए हों। उनका वही राग अलाप होता है, राज दर राज हारते जाते हैं, चुनाव होते जाते हैं, लेकिन वही राग आलाप होता है कि ये है वो है। आप लोकतंत्र को चलाने के लिए एक सार्थक विपक्ष की भूमिका तो निभाओ। आप देख रहे हैं कि डेली करोड़ों रुपया पानी की तरह बह रहा है, क्योंकि संसद को चलाने में एक दिन का खर्चा शायद 3 या 4 करोड़ एक संसद को है। तो आप सोच लीजिए कि कितना टैक्स पेयर का मनी, और कितने दिन साल में संसद लगता ही है। ये लोग जो नेता बने हैं, इतने इनको सुविधा मिलती है, 3 सेशन होता है और बजट के बाद बजट पे चर्चा के लिए 1 सेशन और हो जाता है, टोटल 4 सेशन। अगर मिला दिया जाए 12 महीने में पूरे 4 महीने सेशन होता है और संसद चलता है, उसमें भी ये हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं। हाँ। तो राहुल गांधी कहीं से भी, चलिए ठीक है, हंगामा हो रहा है मृगेंद्र चौधरी जी, आपके हिसाब से हंगामा हो रहा है, विपक्ष की चलिए यही नियत है, विपक्ष यही चाहता है, लेकिन विपक्ष इसमें कामयाब हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष का राइट है पार्लियामेंट में सरकार को क्वेश्चन करने का, आप उनको रोक नहीं सकते हो, वो उनको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे कैन आर्ग्यू। द थिंग इज दैट कि भाई वो एक मुद्दे पे बात करें, क्योंकि जो पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वहां पर मुद्दों के ऊपर फैक्ट्स और तर्क के ऊपर जो है डिबेट होनी चाहिए। जनता के मुद्दे वहां पर उस तरीके से उठाए जाने चाहिए। वहां पे कुर्सियां फेंकना, माइक बंद करना, ड्रामा करना, ये टाइम पास जब कर रहे थे, इनके पास कुछ है तो है नहीं अल्टरनेटिव, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास अल्टरनेटिव नहीं होता तो फिर वो ऐसी ड्रामे की टैक्टिक्स लगाता है ताकि उसके ऊपर जो है जनता क्वेश्चन करने लग जाए। क्योंकि जब ये कुछ सजेशन देंगे, कुछ करेंगे, तो इनकी जो कैपेबिलिटी है। मृगेंद्र जी, ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार ना डिस्ट्रैक्ट कर देती है मसले से। अब जैसे पप्पू यादव जिस तरीके से पहुंचे हैं वहां पर परिसर में और उसके बाद वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिस मसले को लेकर कर रहे थे, मसले को तो आप खारिज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो वेशभूषा उन्होंने धारण की है उस पर निश्चित तौर पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन अब विपक्षी आरोप लगा रहा है कि इस पूरे मामले को जो है बीजेपी ने घुमाने की कोशिश की है ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। कि मोनिका जी, अगर बीजेपी पप्पू यादव जी को बोलती बैठने के लिए वहां पर कि आप ये ड्रामा करो, फिर तो मैं मानता कि भी हाँ बीजेपी इसमें जो है जिम्मेवार है। अब पप्पू यादव तो जो है विपक्ष में मिले हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो मर्यादा को लांघा है, ठीक है, संत समाज की, वो बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, आप वहां पर बैठ गए हो सरेआम, और शिवलिंग को आप जो है, शिवलिंग जो है ना, ऐसे कहीं पे आप नहीं रख सकते हो। प्राण प्रतिष्ठा करके, पंचोपचार पूजन करके उसका आह्वान किया जाता है, उसके बाद विसर्जन भी होता है। एक विधि है जो प्रॉपर होती है। आप उसको एक पब्लिक प्लेस में सरेआम बीच में लेके बैठ गए, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो शिवलिंग को शिवलिंग समझ रहे हैं ना, उनके लिए तो वो एक खिलौना था। किसी रिलीजियस सिंबल को खिलौने की तरह जो है आपने वहां पर ट्रीट किया, उस पे आप जल डाल रहे हो, फिर उठा के इधर लेके भाग रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो। मृगेंद्र जी, यही तो विपक्ष कह रहा है कि यही विपक्ष कह रहा है कि आप मसले को धर्म से जोड़ दे रहे हैं। वो वहां पर एक मैटर उठा रहे थे दान चोरी का। यहाँ पर हमारे जो सहयोगी पैनलिस्ट है कुछ कहना चाह रहे, सर्वेश जी। मैटर उठा रहे थे, आपका कहना सही है। हिंदू धर्म का तुम अपमान कर रहे हो, इसके बाप की भी हिम्मत नहीं है कि मुस्लिम धर्म का वैसा करके दिखाए। गाजी मसूद या कुछ दरगाह है, उसमें भी 100 करोड़ की चोरी हुई है, वक्फ बोर्ड में चोरी हो रही है, इसके बाप की हिम्मत है। आपका जो अजमेर में दरगाह है उसका पैसा कहां जाता है मोनिका जी? अकाउंटेबिलिटी आज तक लेकिन ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकता ना सर। जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्स है,
आप सेलेक्टिव कैसे कर सकते हैं? अगर राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ तो दूसरा मंदिर साउथ के तिरुपति बालाजी है, लेफ्ट की सरकार थी, सोना चुराया गया है वहां से, आपने उस मुद्दे को उठा रहे हैं? क्यों नहीं उठा रहे हैं मोनिका जी, मुझे बताइए। अगर मंदिर की ही बात करना है आपको तो साउथ इंडिया के जितने भी बड़े मंदिर हैं उसका जितना दान आया है, ये केवल क्षत्रिय पार्टी जितनी है और कांग्रेस पार्टी ने उसको चुराया है। अभी तो बीजेपी इस मैटर को क्यों नहीं उठा रही सर? ये तो उठना चाहिए ना, केंद्र में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस मसले को उठना चाहिए, क्यों नहीं उठ रहा? अगर विपक्ष दान चोरी अयोध्या मंदिर की उठा रहा है तो आप भी उठा लीजिए, वो मसला क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है हंगामा करना, बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी की अयोध्या मंदिर की उठा रहा है तो आप भी उठा लीजिए, वो मसला क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है हंगामा करना, बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी की कमजोरियां हैं, क्योंकि वो टैकल नहीं कर सकते। उसके सामने में साउथ इंडिया में केरला में अभी उनके 3 एमएलए भी जीत के आए हैं केरला विधानसभा में। इतनी बड़ी चोरी हो गई, सोना चुरा लिया गया। आपको याद है ललिता जी ने शंकराचार्य को किस तरीके से सोना नहीं दिया तो किस तरीके से उनका अपमान किया था। मृगेंद्र जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी की इस कमजोरी को जिसका सर्वेश जी जिक्र कर रहे हैं? ये कमजोरी नहीं है, संवैधानिक स्ट्रक्चर है भारत के अंदर जहां पे स्टेट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट होती है, जहां में सब्जेक्ट डिफाइंड है, जिसपे सरकार जो है केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे जो है स्टेट सरकार कानून बना सकती है। तो उन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनकी एक अथॉरिटी है, वो कानून बना सकती है। बीजेपी आपत्ति जता रही है, वहां बीजेपी पावर में कभी आई नहीं, अगर आएगी डेफिनेटली वहां पे चेंज करेगी, क्यों नहीं करेगी? रही बात दूसरी, देखिए जो चंदा चोरी का इन्होंने एक मुद्दा बनाया हुआ है, उसका सोल्यूशन अगर लगता है इनके हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि आप जो है इसकी पैरवाई करें, कानूनी तौर पर पैरवाई करें। अपना कोई एडवोकेट, इनके हर पार्टी में अच्छे एडवोकेट बैठे हुए हैं भाई, उनको लेके जाए पुलिस लेवल पे या कोर्ट लेवल पे कार्रवाई देखें, पैरवाई करें, या आप अच्छी इंक्वायरी के लिए बात रख सकते हो। अच्छा, एक कम शब्दों में एक छोटा सा जवाब, क्या ये जो मसला है दान चोरी का, अब अगले साल इलेक्शन 27 में होने, क्या ये मसला विपक्ष के लिए एक बड़ी कहे कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक नागमणि के तौर पर मैं से कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो जिसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुश्किल की घड़ी बन सकती है, मुश्किल का सबब बन सकती है? मोनिका जी, अगर ये मुद्दा मजबूत होता और इनको कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को विश्वास होता कि जनता बीजेपी के विरुद्ध होगी, तो पप्पू यादव जी को वहां पर बैठ के ढोंग करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर ये आज से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपने जो है रैली निकाल के या धरना करके लोगों को जगा के रखते। इनको पता है नहीं, कुछ नहीं है, तभी तो ये इस टाइप से जो है ड्रामा कर रहे हैं कि बार बार जनता भ्रमित हो, पर जनता बहुत जागरूक है। देखिए वहां पर जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट हुआ है, ठीक है, वहां पर जो वो हम मानते हैं दिक्कत हुई है उसका इलाज कर दिया गया है, और फ्यूचर में ऐसी समस्या ना हो तो स्टेप्स उठा लिए गए, और भी हम स्टेप्स अच्छे लेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे शिवलिंग को आप जो है वहां पे लेके बैठ गए और उसको खिलौने की तरह आप ट्रीट कर रहे हो, तो शिवलिंग में दिखा रहे हो। ऐसे तो देखिए, ऐसे तो कोई किसी के बच्चे को भी ट्रीट नहीं करता ना। बच्चा भी किसी का आप लेते हो, उसको आराम से बिठाते हो, केयर दिखाते हो कि कुछ नुकसान हो, वो लेके भाग रहे हैं और लोग आके और डाल रहे हैं। मतलब आप उसको एक इंसान तक की वैल्यू नहीं दे रहे हो, शिवलिंग को, जो हमारे लिए भगवान का एक रूप है। तो ये तो उल्टा कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा, संत समाज। यदि मुश्किल कांग्रेस के लिए खड़ी होने वाली आने वाले इलेक्शंस में। बिल्कुल, जो पढ़ा लिखा हिंदू है, जो समझदार है, जो धर्म के मूल्य को समझता है, हाँ। वो कभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पप्पू यादव को माफ नहीं करेगा। ये चीज बैकफायर करेगी और हम भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने इस बात को हमेशा उठाती रहेगी कि किस प्रकार से इन्होंने पहले राम मंदिर को भी बनने नहीं दिया था, इन्होंने वहां पर जो है कार सेवकों पे, जो हिंदू कार सेवकों पे गोलियां चलवाई। अब राम मंदिर बन गया तो ये इनके रहनुमा बनने आ गए, जो मुंह प्राण प्रतिष्ठा में वहां पे जाने से मना कर रहे थे, अब कहते हैं हम राम मंदिर रखवा ले। तो जनता बेवकूफ नहीं, जनता जानती है। ठीक है, मैं लौट रही हूं आप लोगों के पास। एक बड़ी जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर ले। उपचुनाव हो रहे 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। बिहार की बांकीपुर है, मध्य प्रदेश की दतिया सीट है जिस पर मतगणना हो रही है। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात में उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। गुजरात की मांजलपुर सीट पर भी वोटों की गिनती जारी है। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है, जिसमें मध्य प्रदेश की दतिया सीट है, बिहार का जिक्र है, मध्य प्रदेश की सीट है, गुजरात की सीट है जिस पर उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। सर्वेश जी, क्या एक्सपेक्ट करें अब ये जो वोटों की गिनती जारी है इसमें?
देखिए, अभी मैंने भी रुझान नहीं देखा है कि क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट मैंने खोलने की कोशिश की, वो कुछ नेटवर्क इशू के कारण। मुझे लगता है कि बांकीपुर में बीजेपी सीट निकाल लेगी। प्रशांत किशोर जी की वहाँ पे हार तय है, क्योंकि बीजेपी को वहाँ जो वोट मिलता था 60-62%, और वहीं आरजेडी के उम्मीदवार को 28-29% के आसपास मिलता था। अगर हम मान ले कि बीजेपी का वोट शेयर श्रिंक हो जाए, 20% उधर से आ जाए, आरजेडी का भी 10% आ जाए, फिर भी प्रशांत किशोर जी को कोई चमत्कार हालांकि सर्वेश जी, आपने जिक्र रुझान का किया है, तो मैं जरा दर्शकों को रुझान भी बताती चलूं। सीट पर वोटों की गिनती लगातार जारी है और प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा में मुकाबला है। आरजेडी से रेखा गुप्ता उम्मीदवार है बांकीपुर सीट पर। तो रुझान भी बताती चलूं, सीट पर वोटों की गिनती लगातार जारी है और प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा में मुकाबला है। आरजेडी से रेखा गुप्ता उम्मीदवार है बांकीपुर सीट पर। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, 727 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। सर्वेश जी, तो ये मैंने कहा ना कि चमत्कार होगा, क्योंकि वहां पे बीजेपी के खिलाफ, देखिए आप सत्ता में रहते हैं तो, और यहाँ पे कितने दिनों से सत्ता में थी, लास्ट मोमेंट में किसी कैंडिडेट को इन्होंने अनाउंस किया, फिर हटा दिया, तो मे भी वहां की जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया होगा, और क्या पता प्रशांत किशोर जी का खाता खुल जाए, वो विधानसभा पहुंच जाए। और रही बात दतिया की, तो दतिया में भी बीजेपी ने बहुत बड़ा फॉल्ट किया। आप नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नेता को, बाकी के नेता को तो जो दागी नेता होते हैं दूसरे पार्टी से, उसको 2 मिनट में आप अपने अंदर ले लेते हो, लेकिन आप नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता को आप बैठा देते हो, जिसने कभी आपको सरकार बनाया था, वहां पे आपने मंत्री पद छीन लिया, कोई बात नहीं, पार्टी जो जिसको जिस पोस्ट पे रखती है बीजेपी में, ये बहुत ही अच्छा अनुशासन है कि पार्टी के नेता उस तरीके से काम करते हैं। आपने वहां से नरोत्तम मिश्रा जी को हटाया और फिर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो कोई महाराजा हैं, तो वहां पे भी इनको टफ फाइट देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अभी रुझान आपने बताया, प्रशांत किशोर जी आगे चल रहे हैं, क्या पता बीजेपी को दतिया में भी वो देखना पड़े। तो यहाँ पे ये दोनों सीट जो है, अगर रुझान की माने आपने कहा, तो फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले बोला था मैंने देखा नहीं है क्या है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी पे लोगों का एक ये विश्वास होगा कि ये पढ़े लिखे नेता हैं, लोगों की बात समझते हैं, लेकिन मेरा प्रशांत किशोर के राजनीति से वही पुराना राग, वही अलापा उन्होंने, वही जितने विपक्ष जो कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, उन्होंने भी वही राजनीति बिहार में की। मैं खुद बिहार से आता हूँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है। प्रशांत किशोर पे मुझे भी विश्वास था, लेकिन जब उसने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई, तब मैंने सोच लिया कि ये भी तो वही चट्टे बट्टे के। चलिए, अब आपका वो जो चमत्कार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, देखना होगा कि वो चमत्कार होता है नहीं, या फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। और इन सब के बीच एक बार फिर से बता दें कि आज जो संसद के मॉनसून सत्र लगातार चल रहा है, और आज एक बार फिर से हंगामे के आसार हो सकते हैं। किस तरीके से विपक्ष कार्यवाही को बाधित करेगा, क्योंकि रणनीति विपक्ष लगातार बना रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।